नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं हमारे राष्ट्र गौरव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ओके, तो आज देखिए मैं उसी के रिगार्डिंग कुछ नए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो ये देखिए हमारा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है राष्ट्र गौरव का, मैं उसकी आज चर्चा करूँगा। देखिए 2021 जो पिछले साल एग्ज़ाम हुआ है उस वही आज का ये पेपर है। मेरे ये एक स्टूडेंट ने मेरे को दिया था, उससे तो रखा था मैंने। तो आज देखिए हम लोग उसी पेपर को लेके चर्चा करेंगे। तो जो पिछले साल क्वेश्चंस आए थे राष्ट्र गौरव के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसको देख लेते। तो पिछले साल देखिए 1.5 घंटे का एग्ज़ाम हुआ था, सिर्फ 75 क्वेश्चंस आए थे। तो हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए ताकि सारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सारी वीडियोस पहुंच सके। क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही देखिए, पिछले साल का 2021 का ही हमारे गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है डीडीयू यूनिवर्सिटी, उसी का ये पेपर है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग आज देखेंगे प्रीवियस ईयर के। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए। और चैनल पे अगर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अपने दोस्तों के बीच में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए वीडियोस को। और अगर वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए। देखते बहुत से लोग हैं बट लाइक बहुत कम लोग करते हैं। सो प्लीज़ अगर वीडियोस आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए। ओके, तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुप में, जहाँ जहाँ आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सबके बीच में शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना। देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक नहीं है। राष्ट्र के लिए इनमें से आवश्यक घटक कौन सा नहीं है। ओके, आंसर करना है आपको। तो भूखंड, विशिष्ट भूखंड में निवास करने वाला जन समुदाय, विशिष्ट जीवन पद्धति और जातिवाद। तो बताइए राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक इसमें से कौन सा नहीं है। भूखंड नहीं है, विशिष्ट भूखंड में निवास करने वाला जन समुदाय नहीं है, विशिष्ट जीवन पद्धति नहीं है, जातिवाद नहीं है। तो देखिए राष्ट्र के लिए आवश्यक घटक जो नहीं है वो जातिवाद नहीं है। क्योंकि राष्ट्र का संबंध जातिवाद से नहीं होता है, क्योंकि एक राष्ट्र में संपूर्ण जाति का समावेश होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। राष्ट्र शब्द का सबसे पहला उल्लेख आपको किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा है, राष्ट्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, वैदिक ब्राह्मण में या भगवत गीता में। जल्दी आंसर करिए। ये मैंने देखिए राष्ट्र गौरव के पहले वीडियोस में या सेकंड वीडियोस में आई गेस कराया था। तो राष्ट्र शब्द का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, जल्दी से आंसर करिए। नहीं पता, चलिए मैं ही बताता हूँ। राष्ट्र शब्द का देखिए प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ओके, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं ऋग्वेद, हमारे वेदों की संख्या 4 है। सबसे पहला वेद ही हमारा ऋग्वेद है। सबसे पहला वेद हमारा ऋग्वेद है। दूसरा वेद आप लोग जानते हैं यजुर्वेद है। तीसरा वेद आप लोग जानते हैं सामवेद है। और चौथा वेद हमारा अथर्ववेद है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहता है, पद्मावत की रचना किसने की है। पद्मावत की रचना किसने की है, जल्दी से इसका आंसर करिए। पद्मावत की रचना किसने की है। पद्मावत की रचना किसने की है, जल्दी आंसर करिए। पद्मावत की रचना क्या शेख नबी ने की है, कासिम शाह ने की है, कुतुबन ने की है या जायसी ने की है। बताइए, यह भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूँ। पद्मावत की रचना किसने की है। तो चलिए नहीं पता, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है जायसी। ओके, तो याद रखिएगा पद्मावत की रचना जो है मालिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, संस्कृति शब्द का अर्थ है। संस्कृति शब्द का क्या अर्थ होता है इसमें, जल्दी से जल्दी आंसर करिए। संस्कृत शब्द का क्या अर्थ होता है, सभ्यता,
परिशुद्ध, साहचर्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए संस्कृति शब्द का निम्न में से क्या अर्थ निकल कर आता है? सभ्यता, परिशुद्ध, साहचर्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से जल्दी आंसर करिए इसका। देखिए ये सारे क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, सिर्फ दिमाग से आंसर किए जाते हैं। तो याद रखिएगा संस्कृति शब्द का अर्थ आपकी सभ्यता से निर्भर करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है। यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य है, काल्पनिक है या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग। भारतीय संस्कृति का स्वरूप मूलतः मानवतावादी है, यह कथन क्या है? सत्य है, असत्य या काल्पनिक है। तो देखिए क्वेश्चन से ही जैसे आंसर पता चल गया है कि भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप है ऑब्वियसली वह मान्यतावादी है, यह कथन सत्य है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी है। जल्दी से आंसर करिए। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी क्या है आपकी? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक। जल्दी से आंसर करिए। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी इनमें से क्या है? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक। जल्दी से आंसर करिए। वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी इनमें से कौन सी है? नहीं पता? तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए वैदिक साहित्य में कुल 4 कड़ियाँ हैं। याद रखिएगा कुल कितनी कड़ियाँ हैं? 4 कड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला जो, एक सेकंड नया पेज लेता हूँ। वैदिक साहित्य में देखिए कुल 4 कड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे पहला जो कड़ी है वह कड़ी देखिए आपका है वेद। ये सबसे पहली कड़ी है आपकी। दूसरी कड़ी देखिए आपकी जो है, दूसरी कड़ी है आपकी ब्राह्मण। एक सेकेंड, दूसरी कड़ी है आपकी ब्राह्मण। स्क्रीन पे एक्चुअली देखिए थोड़ा टाइप हो नहीं पाता है प्रॉपरली, इसीलिए राइटिंग ख़राब हो जाती है, सो प्लीज़ इग्नोर इट। थर्ड कड़ी देखिए जो आपकी होती है वो होती है आपकी अरण्यक। थर्ड कड़ी आपकी होती है अरण्यक। और जो चतुर्थ कड़ी होती है, जो लास्ट कड़ी होती है, वह होती है आपकी उपनिषद। ओके, ये 4 कड़ियाँ होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में भी आप नोट कर लीजिए। ओके, ये 4 कड़ियाँ होती हैं। पहला होता है वेद, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है अरण्यक और चौथा होता है उपनिषद। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। तो क्वेश्चन देखिए हमारा क्या बोला था आपसे कि वैदिक साहित्य की अंतिम कड़ी कौन सी है? तो अभी जैसे मैंने बताया, पहला होता है आपका वेद, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा होता है अरण्यक और चौथा होता है उपनिषद। यानी कि अंतिम कड़ी आपकी क्या बनेगी? उपनिषद। ओके, अंतिम कड़ी आपकी क्या बनेगी? उपनिषद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द्वैपायन नाम है। द्वैपायन किसका नाम है? भीष्म का, कृष्ण का, वेद व्यास का या कौटिल्य का? आंसर दीजिए। द्वैपायन किसका नाम है? भीष्म का, कृष्ण का, वेद व्यास का या कौटिल्य का? जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। द्वैपायन किसका नाम है? भीष्म का, कृष्ण का, वेद व्यास जी का या कौटिल्य का? नहीं पता आपको? चलिए मैं बताता हूँ। तो देखिए इसमें आंसर इसका क्या बनेगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं महाभारत की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर करिए आप लोग। महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग। चलिए तब तक ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। द्वैपायन नाम किसका है? तो देखिए इसके संबंधित एक कहानी है, वो कहानी आपको पहले समझा दे रहा हूँ। देखिए जो हमारे वेद व्यास जी थे वो सांवले रंग के थे, ठीक, तथा वह यमुना के बीच स्थित एक द्वीप से उत्पन्न हुए थे, ऐसा माना जाता है। क्लियर? तो अतः सांवले रंग के कारण तथा कृष्ण के जन्म स्थान के कारण जैसे तो उनका नाम द्वैपायन पड़ा था। यानी कि इस द्वैपायन का नाम जो है वो वेद व्यास था।
वेद व्यास का नाम द्वैपायन था। ओके, ये एक्चुअली सांवले रंग के थे और यमुना के बीच स्थित एक द्वीप से उत्पन्न हुए थे, इसी वजह से ये द्वैपायन कहलाए थे, इसीलिए इनका नाम वेद व्यास जी का नाम द्वैपायन था। ओके, और महाभारत की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने ही की थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ये तो देखिए हिंदी का क्वेश्चन है एक्चुअली। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? प्राचीन भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा नाम नहीं मिलता है। ओके, तो क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छे से आप लोग पढ़िएगा ताकि दिक्कत ना हो एग्जाम में, नहीं तो पता चला जल्दी के चक्कर में गलती करके चले आएंगे आप लोग। तो सबसे पहला देखिए आपका हेम है, फिर शतमान, रजत, कंचन। किसका नाम सोने के रूप में नहीं मिलता है? जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए, हिंदी का क्वेश्चन है ये। प्राचीन भारत में भारतीय साहित्य में सोना के लिए कौन सा नाम नहीं मिलता है? तो देखिए सोना की मैं कुछ पर्यायवाची आपको बता दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग इसका आंसर इजली कर पाएंगे। तो देखिए सोने का जो पर्यायवाची होता है, सुवर्ण होता है, धन होता है, संपत्ति, स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम, कुंदन, तपनीय, महारजत, हाटक, हिरण्य, जातरूप, ये सब सोने के क्या बोलते हैं, पर्यायवाची हैं। ठीक, लेकिन जो रजत होता है, याद रखिएगा, रजत रजत चांदी का पर्यायवाची होता है। ओके, तो इसका आंसर जो बनेगा रजत बनेगा आई गेस। इसका एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ रजत चांदी का पर्यायवाची होता है, इसीलिए दिल शतमान को देखिए 100 तोले का सोना कहा जाता है, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? किसी के पास कोई आइडिया? निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? नागार्जुन, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, कौन से इन चारों लोगों में से चिकित्सा विज्ञान से संबंधित नहीं है? तो चलिए इनसे रिलेटेड कुछ आपको फैक्ट्स बता दे रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो सके। ओके, तो देखिए सबसे पहले धन्वंतरी की बात कर लेते हैं। तो जो धन्वंतरी जी थे वो कौन थे? तो धन्वंतरी जी भारत के महान राजा जो थे विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ओके, इन्हें शल्य तंत्र के प्रवर्तक के रूप में भी कहा जाता है। जो आपके ऑपरेशन इक्विपमेंट होते हैं, ऑपरेशनल इक्विपमेंट, उनके जनक के रूप में कहा जाना जाता है इनको। ठीक, और ये भारत में इनको आयुर्वेद का जन्मदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए आपके सुश्रुत। तो सुश्रुत जो थे ये भी एक भारतीय चिकित्सक थे। ओके, और फिर क्या बोलते हैं, जो अगर पूछ ले आपसे क्वेश्चन में कि भारत में शल्य चिकित्सक या प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसके कहा जाता है? तो भारत में भारत के में प्लास्टिक सर्जरी के पिता या शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी को ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए आपका दिया हुआ है चरक। तो चरक के बारे में तो आप लोग पढ़े ही होंगे बचपन में। जो चरक थे वो कनिष्क के दरबार में थे। ओके, और कनिष्क के दरबार में ये एक चिकित्सक थे और इन्होंने भी क्या बोलते हैं आयुर्वेद के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इनकी एक ग्रंथ थी चरक संहिता, जो बहुत फेमस ग्रंथ है। ओके, बट जो नागार्जुन जी थे, याद रखिएगा, जो नागार्जुन जी थे, नागार्जुन जी एक रसायन शास्त्र के विद्वान थे। ओके, इनको भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी सवाल आपसे कर सकता है कि भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन जी को कहा जाता है। ठीक, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत बड़े केमिस्ट थे। केमिस्ट मतलब रसायन क्षेत्र में बहुत बड़ी इन्होंने योग्यता हासिल कर रखी। तो ये एक्चुअली कि चिकित्सा से संबंधित ना होकर विज्ञान से संबंधित थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है? त्रपु शब्द किससे संबंधित है? त्रपु शब्द किस धातु से संबंधित है? तो एक्चुअली देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा डाउट है। अगर आप लोग को आंसर क्लियर पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, मेरे को जहाँ तक पता है इसका आंसर कांसा हो सकता है या तांबा। तो प्लीज़ इसका आंसर अगर आप लोगों में से किसी को भी पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। ओके, ताकि अन्य बच्चों को भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन तो देखिए मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही कराया था। तराइन का लड़ाई कब हुआ था? तो तराइन में एक्चुअली देखिए दो लड़ाइयाँ हुई थी। एक 1900 कह रहा हूँ, एक आपकी 1191 में हुई थी और एक आपकी 1192 में हुई थी। याद रखिएगा, तराइन में दो लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1191 में और एक 1192 में। ओके, तो जो 1191 में लड़ाई हुई थी वो आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। याद रखिएगा, 1191 वाला युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए थे। कौन विजयी हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए थे। ओके, और इसमें देखिए पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे। और फिर 1192 का युद्ध भी, जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, इसमें भी आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें आपका मोहम्मद गौरी जीता था। याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी जीता था। ठीक, तो तराइन में दो लड़ाइयाँ हुई थी, एक 1191, एक 1192। दोनों युद्ध आपका पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जी जीते थे और दूसरे में मोहम्मद गौरी जीता था। तो इसका आंसर होगा 1192, क्योंकि 1191 कहीं मेंशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी क्वेश्चन देखिए मैं बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, लेकिन चलिए फिर से चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था? ये क्वेश्चन है आपका। तो इससे संबंधित देखिए जो फैक्ट्स हैं वो भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो पानीपत में बेसिकली देखिए 3 युद्ध लड़े गए थे। सबसे पहला तो लड़ा गया था 1526 में। कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में लड़ा गया था ये भी याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक, जिसमें आपका बाबर जो था वो विजयी हुआ था। दूसरा युद्ध लड़ा गया था 1556 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था भैया? हेमू और अकबर का सेनापति जो था बैरम खान, यानी कि मुगल सेना का नेतृत्व तो बैरम खान ने किया था, उसके बीच में लड़ा गया था, जिसमें बैरम खान विजयी हुआ था। ओके, और फिर नेक्स्ट तीसरा युद्ध आपका जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था आपका 1761 में। याद रखिएगा कब लड़ा गया था? 1761 में। किसके बीच में लड़ा गया था? अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य थे, राजा थे, उनका नाम नहीं याद रहा, शाहजी भोसले करके थे एक शायद, तो उनके बीच में लड़ा गया था। मतलब मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, जिसमें आपका अहमद शाह अब्दाली विजयी रहा था। ओके, तो ये फैक्ट्स थे। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ था, तो अभी क्वेश्चन से आंसर आप लोग कर सकते हैं कि पानीपत का प्रथम संग्राम 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये देखिए क्वेश्चन का आंसर अभी मैंने आपको बताया। हेमू और अकबर का जो सेनापति था बैरम खां, उसके बीच में लड़ा गया था। मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया था, जिसमें बैरम खां विजयी हुआ था। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग तुरंत। ऑप्शन देखिए सबसे पहले क्या है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी नहीं। इसमें आपको पता है ना तराइन का युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी नहीं। तो इसमें भी आप लोग को पता है ना, ये लोग पानीपत का क्या बोलते हैं तृतीय युद्ध लड़े थे, फर्स्ट युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट अकबर और हेमू। तो अभी जैसे मैंने आंसर बताया कि अकबर का जो सेनापति था बैरम का और हेमू, उसके बीच में लड़ा गया था, यानी कि इसका आंसर यही बनेगा, अकबर और हेमू के बीच में। क्योंकि जो मुगल सल्तनत का जो उस समय वो सुल्तान बन गया था वो अकबर ही बन गया था। ओके, तो इसीलिए अकबर दिया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत संबंधित है। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत संबंधित है। कमेंट करके आंसर बताइए आप लोग जरा एक क्वेश्चन का। तो कौटिल्य के अन्य कितने नाम हैं और कौन कौन से नाम हैं? जल्दी आंसर करिए।
कौटिल्य के और कितने नाम हैं और कौन कौन से नाम हैं, जल्दी आंसर करने की कोशिश करिए। तो देखिए फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। कौटिल्य के सप्तांग का संबंध किससे है? सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपका राज्य की परिभाषा से, आर्थिक व्यवस्था की परिभाषा से, न्याय व्यवस्था की परिभाषा से, या रक्षा की परिभाषा से। जल्दी से आंसर करने की इसका कोशिश करिए। तो आंसर करिए, कौटिल्य का सप्तांग से सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए ये सब इसको करने से पहले कुछ फैक्ट्स आपको बता दे रहा हूँ ताकि इजी लगेगा ये क्वेश्चन फिर आपको। वेट अ सेकेंड। देखिए जो कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है उसमें देखिए 7 चीज़ें जो जो हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो खुद राजा, सबसे पहला है आपका राजा, ओके। दूसरा आपका है मंत्री, तीसरा देखिए आपका जनपद, ओके। चौथा है आपका दुर्ग या किला, दुर्ग या किला, ओके। पांचवा जो है आपका कोष या धन, कोष या धन। छठवां जो है आपका वो दंड या सेना, दंड या सेना से संबंधित है, ओके। और लास्ट जो आपका है वो है मित्र। ये उसके सप्तांग सिद्धांत हैं, ओके। तो इसका आंसर अब सोच के बताइए क्या बनेगा। कौटिल्य का सप्तांग से किस सिद्धांत संबंधित है? तो देखिए कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य की परिभाषा से संबंधित है, याद रखिएगा। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत राज्य की परिभाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय गणराज्य में महाजनपदों की संख्या थी। जो प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे उनके बारे में आपको बताना है। जल्दी बताइए, जो प्राचीन भारत में थे उसमें कितने महाजनपद थे? 15, 16, 40 या 41? कितने महाजनपद थे? जल्दी से आंसर करिए। नहीं पता आपको? चलिए मैं ही बता देता हूँ। इन जनपदों का देखिए नाम भी लिख दे रहा हूँ ताकि भविष्य में आप लोग को काम आ सके, ओके। देखिए इस सबसे पहला जनपद जो था वो था काशी, याद रखिएगा। ये सबसे पहला जनपद था आपका काशी। दूसरा जनपद देखिए जो था वो था कौशल। पहला जनपद काशी, दूसरा जनपद आपका कौशल। तीसरा जनपद जो था वो था अंग। अंग के बाद देखिए आपका जो था वो था मगध, जो सबसे बड़ा महाजनपद था। मगध के बाद देखिए आपका था वज्जी, सॉरी वज्जी है ये। वज्जी के बाद से देखिए आपका था मल्ल। मल्ल के बाद देखिए चेदी। आई नो आप लोग देखिए बोर मत होया करिए, हिस्ट्री पढ़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो हिस्ट्री को अच्छे से थोड़ा ध्यान दिया करिए क्योंकि भविष्य में जो भी आप लोग क्या बोलते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे उसमें हिस्ट्री आनी ही आनी है। तो हिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा करिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं भी कॉमर्स का स्टूडेंट था, हिस्ट्री पहले बोरिंग लगती थी लेकिन जब पढ़ना शुरू किया तो बहुत मज़ा आने लगा। फिर हिस्ट्री मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक हो गया। तो चेदी, वत्स, फिर कुरु। कुरु के बाद से देखिए आपका था पंचाल। कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंचाल हो गए। फिर उसके बाद से था आपका मत्स्य, 11 हो गए। 5 और है उसको भी देख लेते फटाक से। मत्स्य के बाद से देखिए था सूरसेन। सूरसेन के बाद से देखिए था एक अश्मक। अश्मक के बाद से देखिए था अवंती। अवंती के बाद से देखिए एक था गांधार। और लास्ट आपका बचता है कंभोज, कंभोज, ओके। ये आपके 16 महाजनपद थे। ये 5 इधर हो गए और बाकी आपके ये रहे,
ठीक, तो 16 महाजनपद टोटल थे। तो इसका जो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का, कि प्राचीन भारतीय गणराज्य में कुल कितने महाजनपद थे, तो प्राचीन भारतीय काल में कुल 16 महाजनपद थे। ओके, तो आज के लिए देखिए मैं इतना ही रहने देता हूँ। कल संडे है, तो कल संडे को पूरे के पूरे पेपर करने की हम लोग कोशिश करेंगे। तो आज फ़िलहाल इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और अच्छे से एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन करिए। ओके, थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।